Good morning everyone. This is your social science class for class 8. So now we are already started with our political science book, and we are studying our chapter, that is judiciary. So we already started the judiciary, and this is the part second of this chapter. So we already discussed much about the what is judiciary, how it is independent. So हम इसमें लास्ट में हमारा केस स्टडी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम देखा था कि सुधा और लक्ष्मण एक गर्ल और बॉय थे जिन्होंने शादी कर ली थी, और मैरिज करने के बाद ही सेम ईयर में, मतलब उसी साल में उसकी सुधा की डेथ हो गई थी क्योंकि वो जल गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट में लक्ष्मण, शकुंतला और जो सुभाष चंद्र थे उनको क्या किया गया था, उनको सजा मतलब डेथ की सज़ा, मतलब कि फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, जिससे वो तीनों सेटिस्फाई नहीं थे। तो उनने हाई कोर्ट के पास गए और हाई कोर्ट ने उनकी उस पनिशमेंट को माफ़ कर दिया था। ये कहा गया था कि ये जो कह रहे हैं वो सही है, सुधा की डेथ एक एक्सीडेंट में ही हुई है, जब वो अपने बेटे के लिए दूध गर्म कर रही थी और उनकी साड़ी में आग लग गई। यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेंस मूवमेंट ऑन योर क्लास 7th बुक। सो हमें क्लास 7th में हमने जो वुमेंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, हम उसको भी मेमोराइज करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। यू कैन रीड अबाउट हाउ इन 1980s वुमेंस ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डायरिस्ट। तो 1980 में क्या हुआ था कि सारी वुमेंस ने कंट्री में एक साथ होके जो डाउरी डेथ होता था, मतलब उन्हें डाउरी यानी दहेज के लिए मार दिया जाता था, उसके अगेंस्ट वो बोली थी। They protested against the failure of courts to bring these cases to justice. उनने इस चीज़ के अगेंस्ट गई थी कि जो कोर्ट्स हैं वो उनके साथ नहीं है, और क्या होता है इस कारण से उनको कोर्ट इस चीज़ में उनका साथ दें और उनको जो डाउरी सिस्टम है उससे सेव करें। The above high court judgment deeply troubled women, and they held demonstration and filed a separate appeal against this high court decision in the Supreme Court through the Indian Federalism of Women Lawyer। तो वुमेन ने क्या करा था कि जो हाई कोर्ट का डिसीज़न था वो उससे खुश नहीं थी, इसलिए सारी वुमेन एक ग्रुप बना के जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी। In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the 2 members of his family. और फिर क्या हुआ था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में इस किस्से की सुनवाई हुई थी 1985 में। द सुप्रीम कोर्ट हियर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर्स एंड रीच अ डिसीजन दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कोर्ट। सो अब इन लोगों ने जब केस पूरा सुना था लक्ष्मण का और सुधा का, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों से ही बिल्कुल अलग था। They found Lakshman and his mother guilty by acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against him. The Supreme Court decided to send the accused to prison for life. तो उनने सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोचा, क्योंकि जो सुधा की फैमिली थी उनके पास इतने सबूत नहीं थे कि वो लक्ष्मण की फैमिली को पनिशमेंट दिलवा सकें, तो इसलिए हाई कोर्ट ने सोचा कि वो जो सुभाष है उसको फांसी की सज़ा देंगे, ताकि जो लक्ष्मण है और शकुंतला है, मतलब उनकी माँ और जो भाई हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हो और लक्ष्मण और शकुंतला को मतलब पूरी लाइफ के लिए प्रिजन में यानी जेल में रखेंगे। What are the different branches of the legal system? अब इसकी different branches क्या क्या होती हैं? The above case of dowry death falls what is the considered a crime against society and the violation of crime law. In addition to the criminal law, the legal system also deals with civil law cases. You read in chapter 4 of how a new civil laws was passed in 2006 to protect women against domestic violence. Look at the following table to understand some of the significant differences between criminal लॉ एंड सिविल लॉ। सो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो केसेस हैं वो अलग अलग उससे आते हैं। कोई क्राइम के अगेंस्ट होता है, कोई डाउरी के लिए होता है, कोई किसी लॉ के अगेंस्ट जाता है यानी वायलेशन करता है, तो उसके लिए होता है। इसलिए हमें अलग अलग जो गवर्नमेंट मतलब जो जुडिशरी उसको अलग अलग काम करने पड़ते हैं। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं नंबर 1, क्रिमिनल लॉ deals with conduct or acts that law defines and offenses, for example theft, harassing a woman to bring more dowry, murder। तो कहते हैं जैसे किसी ने चोरी की या किसी को डाउरी के लिए
फोर्स किया, तो ये क्रिमिनल लॉ है। सिविल लॉ में क्या आएगा, डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर। जैसे सिविल लॉ में आते हैं जो आपस में लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है वो, जैसे कि किसी लैंड को लेके, है ना, डिवोर्स केस, इस तरीके से। इट इज़ यूजुअली बिगिन, सेकेंड हम देखेंगे क्रिमिनल लॉ में, इट यूजुअली बिगिन्स विद लोडिंग एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट एंड क्राइम आफ्टर विच इज़ अ केस इन फील्ड इन द कोर्ट। सो क्रिमिनल लॉ में क्या आता है कि किसी भी केस को पहले हमें FIR के रूप में लिखवाना पड़ता है, उसके बाद अगर वो पुलिस वाले देखते हैं कि ये केस सही है तो वो फिर कोर्ट तक जाता है। सिविल लॉ में अ पिटिशन हैज़ टू बी फिल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली इन अ रेंट मैटर, द ईदर द लैंडलॉर्ड और द टेनेंट कैन फाइल अ केस। सो पिटिशन में, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ में क्या होता है कि अगर कोई, जैसे किसी रेंट के, लैंडलॉर्ड के और जो रेंट पे रहता है उसके बीच का मैटर है, ठीक है, तो वो लैंडलॉर्ड जाके उसका केस फाइल कर सकता है सीधा और उस पर कोर्ट में सुनवाई होगी, मतलब बीच में पुलिस की ज़रूरत नहीं है। इफ़ फाउंड गिल्टी द अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल, और अगर वहाँ पे कोई गलती निकलती है तो सीधा जो पुलिस है वो भी जेल भेज सकती है। सेकेंड सिविल लॉ में आता है द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर इंस्टेंस इन अ केस between a landlord and a tenant, the court can order the flat to be vacant and pending rent to be paid. So कोर्ट में जो डिसीज़न होता है सबको वो फॉलो ही करना होता है, उसका के जो डिसीज़न है वो और कोई नहीं ले सकता, जैसे पुलिस खुद नहीं ले सकती। अब जैसे कोई केस है लैंडलॉर्ड का टेनेंट का, लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक और टेनेंट यानी जो किराए पे रहता है, सो वो दोनों मिलके क्या होगा कि एक दूसरे को मिलके रेंट, या तो हो सकता है वो उनको ये सुना दें कि उनको फ्लैट खाली करना पड़ेगा, या ये भी डिसीजन दे सकते हैं कि उनको जो पुराना रेंट है वो भी पे करना पड़ेगा। डज एवरीवन हैव असेस टू कोर्ट, क्या हर कोई कोर्ट तक जा सकता है? अब इन अ प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन असेस द कोर्ट इन दिस कंट्री। इंडिया में सबको इतना राइट दिया गया है कि जिसको प्रॉब्लम है वो कोर्ट तक जा सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीज़न हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू दी कोर्ट। तो इससे पता चलता है कि हमारे इंडिया में सबको राइट टू जस्टिस दिया गया है, मतलब जिसको भी, जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है वो जस्टिस तक यानी कोर्ट तक पहुंच सकता है। एज यू रीड अर्लियर द कोर्ट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। हमने जैसा कि पहले भी पढ़ा, कोर्ट्स का ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है किसी भी कोर्ट का, कि अगर किसी का, गवर्नमेंट का या किसी का भी जो फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जैसे अगर किसी को इक्वालिटी नहीं मिल रही तो वो उसको इक्वालिटी प्रोवाइड कराएंगे। इफ़ एनी सिटीजन बिलीव्स दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड व्हेन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। अगर किसी सिटीजन को ये लगता है कि उनका जो राइट है उस हक को छीना जा रहा है तो वो कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। While the courts are available for all, in reality access to courts has always been difficult for vast majority of the poor in India. लेकिन अब क्या हम ये देख सकते हैं कि हर आदमी के लिए, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, क्या उसके लिए कोर्ट तक पहुंचना आसान होता है? उसके लिए कोई फीस नहीं लगती या वो उसको अफोर्ड कर सकता है? लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम लीगल प्रोसीजर मतलब सही तरीके से देखें तो किसी भी कोर्ट तक जाने में बहुत सारा पैसा, टाइम और पेपर लगता है। लेकिन क्या पुअर जो होते हैं, मतलब फार्मर्स वगैरह जो भी होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनके पास इतना टाइम होता है? फॉर अ पर्सन who cannot read and whose family depend on a daily wage, in the idea of going to court to get justice often seems remote. अगर कोई गरीब है और उसकी फैमिली, वो पढ़ा लिखा नहीं है और उसकी फैमिली उसकी इनकम पे चलती है, अगर वो रोज़ कमाएगा तो ही उसके घर चलेगा, है ना। ऐसे कुछ लोग होते हैं डेली वेजेस वाले जो रोज़ कमा के लाते हैं, तो क्या वो कोर्ट में जाने की सोच सकता है? क्यों? उसके पास इतना टाइम और पैसा है कि वो कोर्ट तक जा सके, क्योंकि उसको तो रोज़ कमाना है, तभी उसका घर चलेगा। इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इज़ द अर्ली 1980 डिवाइज्ड अ मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन और PIL टू इंक्रीज असेस टू जस्टिस। सो जस्टिस मतलब कोर्ट तक पहुँचने के लिए एक लॉ निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर PIL।
It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on the behalf of those whose rights are being violated. सो इसमें ये बताया गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट करवा सकता है, जो रिपोर्ट लिखवाएगा प्लस में वो लिखवाएगा कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है और कौन कर रहा है। सपोज उसको राइट टू इक्वालिटी नहीं मिल रहा, लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो कौन से लोग करते हैं वो उसको उनके नाम लिखवाने पड़ेंगे। The legal process was greatly simplified and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or High Court। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है तो उसको दिल्ली तक जाना पड़े, वो वहाँ तक कोई लेटर दे सकता है या टेलीग्राम, जो मतलब ऑनलाइन भेजते हैं ना लेटर उसको बोलते हैं, तो वो वहाँ तक लेटर या टेलीग्राम भी सेंड कर सकता है। In early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bond laborers from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete। So कई सालों से ये देखा जा रहा है कि जब से ये लॉ निकला कि वो ऑनलाइन मतलब टेलीग्राम या लेटर से भी अपनी कंप्लेंट करा सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जस्टिस यानी न्याय मिला है। जैसे हम देख सकते हैं कुछ बिहार की लेबर, जो बिहार में क्या होता था कि जिन लेबर्स को उनके वर्क के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे, अगर उन्हें कंप्लेंट करी तो उन्हें इसके लिए जस्टिस मिला था। Did you know that the midday meal that children now receive in government and government aided schools is because of a PIL? क्या आपको ये पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चों को मिड डे मील मतलब दोपहरी में लंच जो प्रोवाइड करवाया जाता है, यस गवर्नमेंट एडेड स्कूल में वो PIL की वजह से ही है। सी द फोटोज़, हम फोटो देख सकते हैं मिड डे मील की जो स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। सो हम ये डिफरेंट फ़ोटोज़ देख रहे हैं जिनका अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके, ठीक है। फॉर द कॉमन पर्सन असेस टू कोर्ट इज़ असेसिव टू जस्टिस। अगर कोई आम आदमी कोर्ट तक पहुंच सकता है तभी उसे न्याय मिलता है। द कोर्ट एक्सरसाइज्ड अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रिटेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन एंड एज यू सॉ इन द अबव केस, the court interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life to include the right to food। So Article 21 में ये भी इंक्लूड करा गया था कि राइट टू लाइफ में लोगों को राइट टू हेल्थ भी है, मतलब कि उनकी हेल्थ होना भी ज़रूरी है, और उसमें राइट टू फूड भी था, मतलब सबको खाना मिलना भी एक आवश्यक ज़रूरी काम है। They therefore ordered the state to take a certain step to provide food all the including the midday meal scheme। So इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर करा था हर स्टेट को, मतलब हर राज्य को, कि वो अपने राज्य में यानी स्टेट में जैसे राजस्थान में ऐसी स्कीम निकालें जिससे उनके हर सिटीज़न को फूड मिले। However, there are also the court's judgment that people believe against the best interest of the common person। For example, activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that recent judgment on evictions are a far cry from earlier judgments, while recent judgments tend to review the slum dweller as an encroacher in the city। Earlier judgments like 1985 Olga Telles versus Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihoods of slum dweller। So जैसे अभी रिसेंटली में प्रॉब्लम देखी गई कि लोगों को खाना प्रोवाइड करा दिया गया, हेल्थ कंडीशन प्रोवाइड करा दिया, लेकिन उनको रहने की प्रॉपर जगह नहीं मिल रही, जिससे वो या तो गंदे एरिया में अनहाइजीनिक और स्लम एरिया में रहते हैं, जिससे क्राइम जो है वो भी बढ़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये भी काम करना पड़ा कि वो हर किसी को रहने के लिए एक अच्छी जगह प्रोवाइड कराएं। The judgment of the Olga Telles versus Bombay Municipal Corporation established the right to livelihood as a part of right to life। So ये हम बॉम्बे का केस स्टडी देख रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे में जो स्लम्स होते हैं ना, स्लम यानी जो पुअर या अनहाइजीनिक या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो लैंड के प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और लैंड है भी नहीं, बहुत कम लैंड है, तो इसलिए वहाँ पे लोग स्लम्स में रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ओल्गा टेलिस का जो फैसला था और जो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन था उनके बीच में क्या डिसीजन हुआ था कि राइट टू लाइवलीहुड मतलब सबको राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड मतलब रहने की व्यवस्था भी कराई जाए, लाइवलीहुड मतलब रहने की। The following scriptures from the judgment point to the way in which judges linked the issue of right to life of livelihood।
The sweep of a right to life conferred by Article 21, this wide as far-reaching life means something more than mere animal existence. It does not mean merely that life can be extinguished or taken away, as for example by imposition and execution of death sentence, except according to the procedure established by the law. That is but one aspect of right to life. An equally important fact that right is the right to livelihood, because no person can live without it means of living, that it means of livelihood. सो इसमें ये कहा गया है कि अगर राइट टू लाइफ दिया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या था, राइट टू लाइफ, लेकिन राइट टू लाइफ में क्या आता है, सिर्फ कि सबको जीने का अधिकार है, कोई किसी को मार नहीं सकता। पर क्या जीने के लिए इतना ही काफ़ी है? नहीं, लोगों को रहने के लिए जगह भी चाहिए, उनकी हेल्थ भी सही होना ज़रूरी है, तभी वो जी पाएंगे, फूड मिलना ज़रूरी है। तो इसलिए बाद में आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ में ये सब चीज़ें इंक्लूड करी गई, जिसमें था राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइवलीहुड एंड राइट टू फूड। ये तीनों चीज़ें इंक्लूड कर गई, जिसमें देखा गया कि सिर्फ जीने का अधिकार होना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें वो सब चाहिए जो जीने के लिए ज़रूरी है। यही डिफरेंस करता है एनिमल में और ह्यूमन बीइंग में। राइट टू लाइफ क्या है कि जीते तो एनिमल्स भी हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग की तरह और एक ढंग से लाइफ जीना, कम से कम इतना तो हो, कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान, मतलब कि फूड क्लॉथ और शेल्टर उनके पास होना ही चाहिए। दैट द एविक्शन ऑफ पर्सन फ्रॉम अ पेमेंट और slum will inevitably lead to the deprivation of this means of livelihood in a proposition which does not have to establish in each individual case. In the present case, that facts constituting empirical evidence justifying the conclusion that the petitioners live in slums on the pavements because they have small jobs to nurse in the city. For them this is nowhere else to live. So ये देखा गया कि जो भी छोटे छोटे काम करते हैं बॉम्बे में, जैसे नर्स का हुआ या और भी छोटे काम, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने लिए एक अच्छा घर बना सकें। They choose a pavement or slum in the vicinity of their place work and lose the pavement or the slum is to lose. The conclusion therefore that this is that the eviction of the petitioners will lead to deprivation of their livelihood and consequently to the deprivation of life. तो वो ये सोचते हैं कि क्योंकि उनसे इसका क्या होगा कि अगर वो जहाँ जॉब करते हैं वहाँ आसपास में ही रहने लग जाते हैं, तो इससे उनको किसी हॉस्टल का या रूम का जो रेंट है वो भी नहीं देना पड़ता, उनकी इनकम का यानी कुछ फर्क नहीं जाता, और उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी जॉब के प्लेस तक आने के पैसे भी नहीं लगते। Another issue that affects the common person access to justice is the incoordinately long number of years that courts take to hear a case. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जुडिशरी में आती है वो आती है कि कोर्ट में जो डिसीजन होते हैं वो बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं। द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो इसके लिए एक फ्रेज यानी एक प्रोवर्ब निकाला गया था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि मतलब किसी भी न्याय को लेट तक करना न्याय करने से गलत होगा, न्याय के साथ गलत करना होगा। इज़ ऑफन यूज टू कैरेक्टराइज देयर एक्सटेंड टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि कुछ कोर्ट को बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लगता था, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हम देख सकते हैं 34 सेक्शन स्ट्रेंथ, इनकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ मतलब जो केस लेने की है वो 34 है और वर्किंग 34, वैकेंसी 0। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कितनी कहाँ प्लेस है। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary had played a crucial role in democratic India, serving a check on the powers executive and legislature as well as protecting the fundamental rights of citizens. The members of Constitution Assembly had quite correctly voiced a system of courts with an independent judiciary as the key feature of our democracy. So judiciary सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इंडिया में, सबको इक्वालिटी प्रोवाइड कराती है, सबको मतलब जस्टिस यानी कि न्याय प्रोवाइड कराती है, और सभी राइट्स को, इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी सेव करती है। ठीक है, हमारे ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, आप इसको पढ़ लें।